हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? पहले तो प्लीज मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? जल्दी से बता दें प्लीज एवरीवन। जल्दी से बता दें, क्या मेरी आवाज ओके? ग्रेट। अच्छा जी भाई, आ जाएं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। आई होप मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लास्ट क्लास की चीज़ें सारी याद होंगी, ठीक है? हमने वी स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ कॉस्टिंग, दैट वाज नोन एज ऑप्शंस। ऑप्शंस आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है। इसमें सिर्फ हमें क्या निकालना होता है? प्रॉफिट निकालना होता है, प्रॉफिट या लॉस। मैंने आपको बता दिया था कि आपको सिचुएशन एक क्रिएट करके दे दी जाएगी और उस सिचुएशन के साथ टैकल करने के लिए आपको दो से तीन ऑप्शंस दे दे जाएंगे, ठीक है? और फिर वो आपको बोलेगा कि भाई ईच ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट निकाल दें, ठीक है? और हम लोग फिर जो है, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने खोला था, वो ये क्वेश्चन था। और उसका ऑप्शन वन हमने सॉल्व भी कर लिया था ना, ठीक है? ऑप्शन वन का मैंने आपको टोटल प्रॉफिट निकालना सिखाया था और ऑप्शन वन का हमने निकाला था एडिशनल प्रॉफिट, ठीक है जी? टोटल प्रॉफिट आपको पता है, आपने हर चीज़ टोटल टोटल लेनी है, सेल्स एंड कॉस्ट जो ऑप्शन वन के हिसाब से टोटल आएंगी, ठीक है? वेर एज एडिशनल प्रॉफिट निकालते वक्त आप लोग को याद रखना है कि आपने सिर्फ एडिशनल सेल्स लेनी है और उसमें से जो एडिशनल खर्चे हैं, जो ऑप्शन की वजह से सेल्स आई और जो उस ऑप्शन की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चा है, वो आपने एक्स्ट्रा सेल्स में से माइनस कर देना है। सो यू विल गेट द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मींस एडिशनल प्रॉफिट, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ऑप्शन वन लास्ट क्लास में क्लियर था 100%, ठीक है जी? इन टुडेज क्लास हम लोगों ने ऑप्शन टू सॉल्व करना है, ठीक है? और अगर टाइम बचा तो ऑप्शन थ्री भी विल सॉल्व इन टुडेज क्लास, ठीक है? खैर, मुझे पता है लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन रीड करा था, ऑप्शन वन इसका सॉल्व करा था। आज हमने ऑप्शन टू एंड थ्री, जो ऑप्शन वन के साथ किया था ना, ऑप्शन वन का टोटल प्रॉफिट निकाला था एंड एडिशनल प्रॉफिट निकाला था, वही ऑप्शन टू के साथ भी हमने करना है कि ऑप्शन टू का टोटल प्रॉफिट निकालना है, एडिशनल प्रॉफिट निकालना है। और ऑप्शन थ्री के साथ भी हमने वही करना है कि ऑप्शन थ्री का टोटल प्रॉफिट निकालना है एंड एडिशनल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है? तो एक बार हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पढ़ा था, तो आज की क्लास में एक बार जल्दी से दोबारा से ये क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है? सो आ जाएं भाई जल्दी से। Alucius Dixon of Dixon Table Work anticipates that in 2009 he will be able to sell 10,000 tables at 1100 each. Alucius Dixon जो डिक्सन टेबल वर्क का ओनर है, उसको लग रहा है कि इन 2009 वो कितने टेबल्स बेच सकता है? वो 10,000 टेबल बेच सकता है और एक टेबल 1100 का वो बेचेगा, ठीक है? However, his work manager has already produced the following figures for 2009 based on factory's current production of 8,000 tables per annum. लेकिन जो उसका वर्क मैनेजर है, उसने ऑलरेडी ये एस्टिमेटेड फिगर्स हमें दे दिए हैं अकॉर्डिंग टू द करंट उसकी जो कैपेसिटी है टेबल्स प्रोड्यूस करने की, दैट वाज 8,000 टेबल्स, ठीक है? तो आपको सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड्स और ये फिर सारे, ये सब 8,000 यूनिट्स की इंफॉर्मेशन गिवन थी। 8,000 यूनिट्स का सारा कॉस्ट टोटल करके उसने सेल्स में से माइनस करके आपको 8,000 यूनिट्स के हिसाब से प्रॉफिट निकाल कर दे दिया था, बजटेड ऑफ 2009। लेकिन भाई उसको लग रहा था कि 2009 में तो वो 10,000 टेबल बेच सकता है, ठीक है? तो फिर क्या हुआ भाई, इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए आपको आगे ऑप्शंस दिए गए। खैर, कुछ बातें और सवाल में लिखी थी, अगर ये आपको बात याद हो कि ऑल ओवरहेड्स आर 50% फिक्स्ड एंड 50% वेरिएबल। तो भाई जो आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे, टोटल इट वाज 640,000, इसमें से जो 50% है, हाफ 320,000 वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं एंड बाकी हाफ 320,000 वो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। सेम गोज फॉर द सेल ओवरहेड्स। सेल ओवरहेड्स टोटल 480,000 थे, उसमें से 50% 240,000 फिक्स सेल्स ओवरहेड्स हैं और बाकी 50% वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स हैं। बाकी जो 50% 240,000 है वो वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स है, ठीक है? उसके अलावा 2,50,000 लेबर आवर्स आर वर्क। मतलब टोटल ये 8,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स, लेबर कितने आवर्स काम करता है? 2,50,000 आवर्स। तो ये जो आपको डायरेक्ट वेजेस दी हुई है, वेजेस लेबर को दी जाती है ना, तो ये जो आपका डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट है, ये कितने आवर्स का होगा? ये 8,000 यूनिट्स का है, तो ये कितने आवर्स का होगा? 250,000 आवर्स का होगा ना, क्योंकि 8,000 यूनिट्स बनाने में 250,000 आवर्स लगते हैं। खैर, अब देर आर थ्री ऑप्शंस अंडर कंसिडरेशन विच अलाउ द सेल्स टू इंक्रीज फ्रॉम 10,000 टेबल्स, विच अलाउ सेल्स टू इंक्रीज टू 10,000 टेबल्स। कि भाई अब उसको तीन ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि किस तरह वो अपनी सेल्स को
इन तीनों ऑप्शंस के थ्रू अपनी सेल्स को 8,000 से इन 2009 10,000 यूनिट्स पर लेकर जा सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन वन था परचेज 2,000 टेबल्स फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर एट 920 ईच। तो भाई हमने ऑप्शन वन ये कह रहा था कि भाई 8,000 आप खुद बना सकते हो, वो आप खुद बनाओ, लेकिन 2,000 आप बने बनाए बाहर से खरीद लो दूसरे सप्लायर से, आपको एक यूनिट 920 का मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन वन के, अच्छा सबसे पहले तो हमने पार्ट ए सॉल्व किया था, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाली थी। जो टोटल सेल्स थी उसको हमने यूनिट से डिवाइड करा, और जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल सेल्स ओवरहेड, सबको हमने यूनिट से डिवाइड करा 8,000 यूनिट से, क्योंकि ये सब 8,000 यूनिट्स का खर्चा था। तो हमने सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाली, फिर सारे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है हमने माइनस करे, तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई थी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि भाई अब मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स बना रहा हूँ। रिक्वायरमेंट नंबर बी में मैंने क्या करा, जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी, मैंने बोला भाई कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन। तो भाई हमने टोटल प्रॉफिट निकाला था, और रिक्वायरमेंट टू का पार्ट टू, रिक्वायरमेंट बी का पार्ट टू मैंने कहा कैलकुलेट एडिशनल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन। तो भाई आपको पता है ऑप्शन वन में हमने सेल्स तो 10,000 यूनिट्स की ली, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमने 8,000 यूनिट्स के हिसाब से लिया था, क्योंकि हम 8,000 यूनिट्स बना रहे थे। वेर एज वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स हमने 10,000 यूनिट्स के हिसाब से लिए, चूंकि ये प्रोडक्ट को बेचते वक्त लगता है खर्चा, तो 10,000 यूनिट बेचा है, तो दैट्स वाई ये 10,000 यूनिट से लिया था। और वेरिएबल कॉस्ट में एक और परचेज कॉस्ट ऐड हो गया था, जो 2,000 यूनिट्स का हमें पड़ा था ना खर्चा बाहर से खरीदने का। तो इस तरह सारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने सेल्स में से लेस करी, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गई थी, और फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया था, तो वही पुरानी फिक्स कॉस्ट हमने माइनस कर दी थी कंट्रीब्यूशन में से, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन। इसी तरह हमने ऑप्शन वन का जो है एडिशनल प्रॉफिट भी निकाला था, जिसमें सिर्फ हमने जो एडिशनल एक्स्ट्रा सेल्स थी ना ड्यू टू ऑप्शन वन 2,000 यूनिट्स की वो ली, और जो जो एक्स्ट्रा खर्चा आया था, एक तो वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स 2,000 का एक्स्ट्रा आया था, और परचेज कॉस्ट 2,000 यूनिट्स की एक्स्ट्रा आई थी, वो जो एडिशनल ऑप्शन वन की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चे आए थे वो हमने बस माइनस कर दिए थे, तो हमारे पास एडिशनल प्रॉफिट निकल आया था, ठीक है। ये सब तो हो गई लास्ट क्लास की बात, ठीक है, जो मैंने आपको जल्दी से फटाफट से क्विक ओवरव्यू दिया है बस। लास्ट क्लास में ये सब बहुत डिटेल में आपको करा चुका हूं। अब टुडेज क्लास वी हैव टू सॉल्व ऑप्शन टू, ठीक है। अब पार्ट बी आप समझे आपका लास्ट क्लास में हो गया, आज मैं इस क्वेश्चन का पार्ट सी बना रहा हूं, और पार्ट सी का जो पार्ट वन है दैट इज कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टू। कि भाई अगर हम ऑप्शन टू चूज करते हैं तो हम टोटल प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। तो आ जाए पहले एक बार ऑप्शन टू दोबारा रीड कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान ऑप्शन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो एवरीवन प्लीज, लिखा हुआ है लीज न्यू एंड इंप्रूव्ड मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 260,000 फॉर द ईयर। कह रहा है कि भाई एक न्यू मशीनरी लीज कर लो। बेसिकली मैं आपको लीज पे मशीन लेने का मतलब रेंट पर ले लो ना मशीन। बेसिकली लीज में क्या होता है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आपने कुछ सालों तक लीज कॉस्ट पे करना पड़ता है, लीज एक तरह का रेंट हो गया, आपने कुछ सालों तक रेंट पे करना पड़ता है, फिर कुछ टाइम बाद जाकर मशीन आपकी हो जाती है, आप उसको ओन कर लेते हो, ठीक है। तो इस तरह कह रहा है कि आप मशीन को लीज कर लो, तो लीज कॉस्ट एक तरह से रेंट कॉस्ट की तरह ही हो गया ना। तो कह रहा है भाई एक न्यू एंड इंप्रूव्ड मशीनरी आप लीज कर लो एट अ कॉस्ट ऑफ 260,000 पर ईयर। तो पर ईयर जो लीज कॉस्ट आएगा दैट विल बी 260,000 मशीन का, ठीक है। अच्छा भाई ये लीज कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है, ये फिक्स कॉस्ट होगा या ये वेरिएबल कॉस्ट होगा? जाहिर सी बात है सर, इट्स अ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये लीज कॉस्ट यूनिट्स के हिसाब से तो नहीं लगेगा ना, ये तो फिक्स लगेगा 260,000 पूरा पर ईयर, ठीक है। दिस वुड अलाउ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 टेबल्स पर एनम विद नो चेंज इन द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। अब ये नई मशीन लीज पे लेने से होगा क्या, अब आप पूरे के पूरे 10,000 यूनिट्स खुद बना सकते हो, ठीक है, और आपकी कोई वेरिएबल कॉस्ट में चेंज भी नहीं आएगा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में। दिस वाज प्रीवियसली अंडर कंसिडरेशन एंड 40,000 हैड बीन स्पेंट ऑन द फीजिबिलिटी स्टडी। ये जो लास्ट लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो आप नई मशीन लीज पे ले रहे हो ना, अगर ऑप्शन टू आप चूज करते हो, तो ये नई मशीन लीज पे लेना पहले से इन कंसिडरेशन था, आप पहले से ही इसके बारे में सोच रहे थे। तो देखो जब भी आप कोई नई चीज ले रहे हो तो आप पहले उसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हो ना, कि भाई क्या ये लेना फीजिबल है या नहीं, आप उस पर रिसर्च करते हो। तो ये सब फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में पहले से इन कंसिडरेशन था, पहले से आप इस बारे में सोच रहे थे, तो ऑलरेडी इन पास्ट आप 40,000 फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में स्पेंड कर चुके हो। क्या लिखा हुआ है? हैड बीन स्पेंट। तो भाई ये फिजिबिलिटी का खर्चा पहले आप खर्च कर चुके हो पैसे 40,000, ठीक है। अब तो ये था ऑप्शन टू। अब बोला भाई ऑप्शन टू के हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल दें, हमने बोला कोई मसला ही नहीं है, आ जाए टोटल प्रॉफिट निकालते हैं ऑप्शन टू के हिसाब से। तो भाई हम लोग निकालना शुरू करते हैं प्रॉफिट। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सेल्स जो है, अब वो सेल्स अगर आप ऑप्शन टू चूज कर लेते हो तो वो 10,000 हो जाएंगी सेल्स के यूनिट्स,
और एक यूनिट आप 1100 का सेल आउट कर रहे थे, तो आपकी जो सेल्स आ जाएंगी दैट विल बी 1,000, जस्ट वेट अ सेकेंड, यस, आपकी जो सेल्स हो जाएंगी 1,111,000,000। उसमें से आपको पता है आप करोगे लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट आपके पास क्या क्या था? एक तो था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स, ठीक है। तो हम नीचे गए, हमने ले लिया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, सेम थिंग, एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स। इन सबका पर यूनिट खर्चा आपको पता है, पार्ट ए में आपने इन सबका पर यूनिट खर्चा निकाल लिया था ना, 128,625। उसने बोला था कोई चेंज नहीं आया यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में, सारी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम है, 128,625, 40 एंड 30, 128,625। अब ये सारा जो खर्चा है, ये सारे वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट्स के हिसाब से लगेंगे, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? हाँ जी प्लीज, वेट कर रहा हूँ आप सबके रिप्लाई का। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ये जो सारे वेरिएबल कॉस्ट हैं, ये इन ऑप्शन टू कितने यूनिट्स के हिसाब से लगेंगे? डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर का, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स, ये सब कितने यूनिट्स के हिसाब से लगेंगे? हाँ जी, वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई। भले गलत जवाब दो लेकिन एटलीस्ट दो जवाब, ठीक है। तो जल्दी से वेट कर रहा हूँ सबके रिप्लाई का। मुझे बताओ क्यों भाई, वाई 8,000 यूनिट्स? गलत जवाब है। नो, 8,000 यूनिट से थोड़ी ना लगेंगे भाई, आपने अब नई मशीन ले ली तो उसने बोला ना, नाउ यू विल एबल टू प्रोड्यूस 10,000 बाई योर सेल्फ, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ था, इसने भाई ऑप्शन टू में, अब हमने नई मशीन लीज पर ले लिया है, दिस वुड अलाउ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 टेबल्स। अब जो है, आप 10,000 टेबल्स खुद बना रहे हो, और वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट्स के हिसाब से लग रहा है ना। अब आप बना भी 10,000 खुद रहे हो, तो ये तीनों तो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्ट को बनाते वक्त लगते हैं। अब आप पूरे 10,000, उसने बोला नो चेंज इन द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज है सिंधिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट्स के हिसाब से चेंज होता है ना। तो अब ये सारे, अब आप खुद 10,000 यूनिट्स बना रहे हो, तो ये सारे के सारे खर्चे जो है 10,000 यूनिट्स के हिसाब से लगेंगे, ठीक है। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 10,000, बाय 10,000, 10,000, और आप सेल भी 10,000 यूनिट्स कर रहे हो, तो ये जो वेरिएबल सेल्स ओवरहेड का खर्चा है, जो प्रोडक्ट को सेल करते वक्त लगता है, ये भी 10,000 यूनिट्स के हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो आपका डीएम, डीएल, वीपीओएच, एनवीएसओएच कितना आ गया? 128,000,000, ये आपका 625,000,000, ये आपका 400,000, और ये आपका 300,000। अब आपने क्या करा, और तो कोई एक्स्ट्रा तो वेरिएबल कॉस्ट आया नहीं है ऑप्शन टू की वजह से, तो बस आपने क्या करा, इन सबको ऐड अप करा, सारे जो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल है उसको आप ले गए राइट कॉलम में, ठीक है। हाउ मच 128,000,000 प्लस 625,000,000 प्लस 400,000 प्लस 300,000, सो द टोटल इज 8230,000। इसको आपने ऊपर से माइनस करा, यू विल गेट, आपके पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाती है, टोटल कंट्रीब्यूशन, दैट विल बी, कितना होगी भाई, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल कंट्रीब्यूशन, 11,000,000 माइनस 8230,000, 8230,000, ओके। सो द आंसर इज 2770,000। अब इसमें से आप कर दोगे लेस फिक्स कॉस्ट, ऐसा ही है। अब भाई फिक्स कॉस्ट कितनी थी, देखो जो ओल्ड फिक्स कॉस्ट, जो पहले से फिक्स कॉस्ट है वो तो पूरी की पूरी रहेगी ना, सेम रहती है फिक्स कॉस्ट। वेट अभी आपको बताता हूँ, हेडिंग डाल देते हैं लेस फिक्स कॉस्ट। तो भाई फिक्स कॉस्ट जो ऑलरेडी लग रही थी दैट वाज एक आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो 320,000 था, ये तो सेम रहेगी, और फिक्स सेल ओवरहेड 240 लग रहा था। अब ऑप्शन टू के अलावा, ऑप्शन टू की वजह से और क्या फिक्स कॉस्ट आ गई, एक तो लीज कॉस्ट आ गई। अब बच्चे बोल रहे होते हैं सर ये जो फीजिबिलिटी की स्टडी की कॉस्ट है ये भी फिक्स कॉस्ट है ना, नो, इस कॉस्ट को तो आप इग्नोर कर दोगे, ये आपने लेनी नहीं है प्रॉफिट निकालते वक्त, पता है क्यों? क्योंकि ये 40,000 जो है ना, ये 40,000 संक कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मींस पास्ट कॉस्ट, ठीक है। संक कॉस्ट मींस पास्ट कॉस्ट, आज से रिलेटेड, करंट सिचुएशन से रिलेटेड आपने कोई पास्ट में खर्चा किया हो, तो देखो यहां क्या लिखा है, 40,000 हैड बीन स्पेंड ना, ये आप पहले स्पेंड कर चुके हो, तो जिस ईयर में ये पैसे आपने स्पेंड करे होंगे ये आपने उस ईयर में कॉस्ट में ले लिया होगा, ये आप पास्ट कॉस्ट है, ये पास्ट में आप खर्चा कर चुके हो। अभी करंट ईयर में थोड़ी ना, 2009 में थोड़ी ना ये खर्चा करोगे आप लोग अभी, ठीक है। तो संक कॉस्ट मींस पास्ट कॉस्ट, आज से रिलेटेड कोई पास्ट में खर्चा करा है उसको इग्नोर करना है भाई, करंट ईयर की प्रॉफिट स्टेटमेंट में नहीं लेना, क्योंकि वो आप पास्ट में जब खर्चा करा था तब ले लिया होगा आपने, अब आप दोबारा से नहीं लोगे, ठीक है। तो दैट्स वाई
ये 40,000 इग्नोर होगा, बस फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी 260,000 से। आपकी दो फिक्स कॉस्ट थी, अब तीन हो जाएंगी, थ्री फिक्स कॉस्ट आ जाएंगी अगर आप ऑप्शन टू चूज करते हो। तो वो कितनी होगी भाई? एक तो आपका फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स दैट वर 320,000, एंड 240,000 था आपका, 240,000 ही था ना फिक्स्ड, यस फिक्स सेल्स ओवरहेड्स। और आपका एक लीज कॉस्ट एलसी मतलब लीज कॉस्ट आ जाएगी 260,000। ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई ऑप्शन टू के हिसाब से, दैट विल बी कितनी भाई? 320,000 प्लस 240,000 प्लस 260,000, द टोटल विल बी 820,000। इसको आपने ऊपर से माइनस करा, यू विल गेट द टोटल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टू। ठीक है, दैट इज 277,000 माइनस 820,000। ओ सॉरी 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 सॉरी, 277,000 माइनस 820,000। सो योर आंसर इज 195,000। ठीक है भाई, तो ये आपका टोटल प्रॉफिट निकल आया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टू। हाँ जी, प्लीज मुझे बताएं एवरीवन, क्या ये आप लोगों को टोटल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टू क्लियर है या नहीं क्लियर? क्या आप सबको ये जो टोटल प्रॉफिट मैंने निकाला है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टू, किस तरह निकाला, क्या ये आप सबको 100% क्रिस्टल क्लियर है? ओके की रिपोर्ट है? समझ आया है या नहीं समझ आया? जल्दी से बताएं प्लीज। एवरीवन, वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई, जल्दी से बता दें, वेट कर रहा हूं फौरन से फटाफट। इज इट क्लियर? ओके ग्रेट। अब देखें, एक वैसे एक बात बताऊं, ये मैंने देखें ऑप्शन टू का टोटल प्रॉफिट निकाला है, लेकिन मैं इसको और शॉर्टर वे में निकाल सकता था। ऑप्शन टू का जो टोटल प्रॉफिट है ना, ये मैं थोड़ा शॉर्टर वे में भी निकाल सकता था। पता है कैसे? थोड़ा सा अगर मैं अपने दिमाग का यूज करता, मैं बोलता यार सेलिंग प्राइस तो सेम है और सारी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, ना कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट आई है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है और सेलिंग प्राइस भी सेम है, तो मेरी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन भी सेम रहेगी। और मैंने जो है अब वेरिएबल कॉस्ट भी 10,000 यूनिट्स के हिसाब से लगनी है और सेल्स भी 10,000 यूनिट्स की है, तो मैं पता है क्या करता डायरेक्टली? मैं लेता पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। कितनी थी जो मैंने पार्ट वन में निकाली थी? 277। मैं पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लेता, उसको मल्टीप्लाई करता 10,000 यूनिट से, तो डायरेक्टली मेरे पास 10,000 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन आ जाती, डायरेक्ट मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन निकल आती। पता है कितनी? जो यही आ रही है ना, जो टोटल कंट्रीब्यूशन मेरी आ रही है, ये आ जाती 277,000। इसमें से बस मैं क्या कर देता, लेस जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ऑप्शन टू के हिसाब से, ऑप्शन टू के हिसाब से जो टोटल फिक्स कॉस्ट आती वो मैं लेस कर देता। क्या आती भाई टोटल फिक्स कॉस्ट? जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं कर देता लेस फिक्स कॉस्ट। आपको पता है टोटल तीन फिक्स कॉस्ट थी, ठीक है? एक आपका फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक आपका फिक्स सेल ओवरहेड्स, एक आपका लीज कॉस्ट 320,000, ठीक है, 240,000 और 260,000। तो मेरे पास डायरेक्ट इस तरह भी टोटल प्रॉफिट निकल आ सकता था 195,000। तो देखो, टोटल प्रॉफिट आप ये लंबी कर कर भी निकाल सकते हो और टोटल प्रॉफिट ही आप ये शॉर्टर वे से भी निकाल सकते थे अगर आपका दिमाग तेज काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज इस तरह भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो क्या आपको ये जो मैंने शॉर्टर वे में फटाफट से निकाल के दिया है योर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑप्शन टू, क्या ये भी आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है ये वाला तरीका? इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताएं प्लीज। समझ आइए बात? फटाफट वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का, जल्दी से बता दें एवरीवन। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भी बता दें, आई विल क्लियर इट आउट। ओके ग्रेट। अब चलते हैं सी के पार्ट टू पर। भाई पार्ट टू हमसे क्या कह रहा है? पार्ट टू हमसे कह रहा है कि सी का पार्ट टू, पार्ट सी पार्ट टू, कैलकुलेट एडिशनल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टू। एडिशनल प्रॉफिट निकालने का तरीका आपको बताया था, एडिशनल सेल्स लो, उसमें से एडिशनल कॉस्ट माइनस करो। तो आप सबसे पहले ले लेते हैं एडिशनल सेल्स। एडिशनल सेल्स आपकी कितनी आती?
एडिशनल सेल्स ऑप्शन टू अगर आप चूज नहीं करते तो आप 8,000 यूनिट सेल करते, ऑप्शन टू आप चूज करो तभी आप 10,000 यूनिट सेल कर पा रहे हो ना। तो 2,000 यूनिट्स की जो एक्स्ट्रा सेल्स है वो आप ले लेते हैं एडिशनल सेल्स, जो 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट 1100 का सेल कर रहे थे, तो 2,200,000 आपकी एडिशनल सेल ज्यादा थी। अब वन बाय वन ऑप्शन टू की वजह से जो जो खर्चा एक्स्ट्रा लगा जितना जितना, वो बस एडिशनल कॉस्ट आप माइनस करते जाओ। तो देखो यार, आपका सबसे पहला खर्चा था डायरेक्ट मटेरियल। क्या डायरेक्ट मटेरियल एडिशनल लगा ऑप्शन टू की वजह से, यस और नो? क्या डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा एक्स्ट्रा ऑप्शन टू की वजह से कोई एक्स्ट्रा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा लगा, यस और नो? वेट कर रहा हूं। यस लगा ना? बिल्कुल ठीक, सही आंसर है। आप लोगों को बोलना चाहिए सर अगर ऑप्शन टू नहीं चूज करते तो हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है वो लगता 8,000 यूनिट्स के हिसाब से, लेकिन ऑप्शन टू चूज करा है तभी वो 10,000 यूनिट्स के हिसाब से लग रहा है। डायरेक्ट मटेरियल भी, डायरेक्ट लेबर भी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी, वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स भी, ये सारे खर्चे कितने 8,000 यूनिट्स के हिसाब से लगते हैं अगर मैं ऑप्शन टू चूज नहीं करता। ऑप्शन टू चूज करने की वजह से ये 10,000 यूनिट्स के हिसाब से खर्चे लग रहे हैं, तो दो दो 2,000 यूनिट्स के सारे खर्चे एडिशनल लगे ऑप्शन टू की वजह से। तो ये सारे खर्चे जो एडिशनल लगे ना 2,000 यूनिट्स के, आप माइनस करोगे। डीएम, डीएल, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स, इनका पर यूनिट खर्चा कितना था भाई? 128, 625 और 40 एंड 30। ये पर यूनिट आप इन सबको 2,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करो, चूंकि ये सारा 2,000 यूनिट्स का एक्स्ट्रा खर्चा लगा है ड्यू टू ऑप्शन टू। तो ये सारा आपका जो एडिशनल कॉस्ट आया है ऑप्शन टू की वजह से, ये आप माइनस करो, ठीक है। ये आपका आ जाता है 128,000, 128 मल्टीप्लाइड बाई 2,000, दैट इज 256,000। ठीक है, 625 इंटू 2,000, 1250000, एंड 40 इंटू 2,000, दैट इज 80,000, एंड 32,000, दैट इज 60,000। भाई ये तो सारे वेरिएबल कॉस्ट जो जो एक्स्ट्रा लगे वो डाल दिए ना। फिक्स कॉस्ट कुछ एक्स्ट्रा लगी, यस, एक फिक्स कॉस्ट ऑप्शन टू की वजह से एक्स्ट्रा ही, दैट वाज लीस्ट कॉस्ट, वो एडिशनल फिक्स कॉस्ट है आपकी, ऑप्शन टू की वजह से एक्स्ट्रा लगी है। तो ये आप लीस्ट कॉस्ट भी जो एडिशनल लगा वो भी आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सिंपली आपने जो एडिशनल सेल्स थी ऑप्शन टू की वजह से, जो एक्स्ट्रा सेल्स थी, और ऑप्शन टू की वजह से जितना जितना खर्चा एक्स्ट्रा लगा वो सारा आपने माइनस कर दिया। आपके पास एडिशनल, सॉरी सॉरी सॉरी, तो आपके पास जो है क्या आ जाता, आपके पास डायरेक्टली एडिशनल प्रॉफिट निकल आ जाता, ठीक है। ऑप्शन टू की वजह से जो एक्स्ट्रा यूनिट्स का, जो 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा हम सेल कर रहे हैं, खाली उसका डायरेक्ट प्रॉफिट निकल आ जाता है, एडिशनल प्रॉफिट, जो कितना आ जाता है, लेट्स चेक। 2,200,000 माइनस 256,000 माइनस 1250000 माइनस 80,000 माइनस 60,000 एंड माइनस 260,000, दैट इज 294,000। ये आपका खाली एडिशनल प्रॉफिट है 2,000 यूनिट्स। अगर आप ऑप्शन टू चूज कर कर एक्स्ट्रा 2,000 यूनिट सेल करते हो तो खाली जो एक्स्ट्रा यूनिट्स का प्रॉफिट है ना, एडिशनल प्रॉफिट 2,000 यूनिट्स का, दैट विल बी 294,000। तो भाई क्या ये एडिशनल प्रॉफिट जो आप लोगों को निकाल के दिया है, इज इट क्लियर और नॉट? मुझे बताएं सब भाई, क्या ये एडिशनल प्रॉफिट आप लोगों को 100% क्रिस्टल क्लियर है, समझ आया है या नहीं समझ आया? वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। इज इट क्लियर? ओके, ग्रेट, 100% ग्रेट अरहम। अब देखिए, ये जो एडिशनल प्रॉफिट है ना, ये भी आप थोड़ा सा शॉर्टर वे में निकाल सकते थे। देखो, थोड़ा सा आपने दिमाग चलाना है कि भाई सारे वेरिएबल कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और जो है सेलिंग प्राइस भी सेम है और वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, मतलब पर यूनिट आपकी सेम ही रहेगी ना, चेंज तो उसमें कोई नहीं आ रहा है, चूंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में भी कोई चेंज नहीं है, सेलिंग प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है। तो डायरेक्ट आप लेते पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 277, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स्ट्रा यूनिट से, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ली, एडिशनल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास डायरेक्ट जो है ना एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ जाती, क्या आ जाती, एडिशनल कंट्रीब्यूशन निकल आती। कितनी निकल आती? 277 मल्टीप्लाइड बाई 2,000, 277 मल्टीप्लाइड बाई 2,000, तो आपके पास डायरेक्ट आ जाती 554,000 एडिशनल कंट्रीब्यूशन। उसमें से बस आप क्या करते हैं, जो एडिशनल एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट आई थी वो माइनस करते 260,000। तो इस तरह डायरेक्टली आपके पास यही 294,000, इस तरह शॉर्टर वे से भी आपके पास एडिशनल प्रॉफिट निकल सकता था। डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना तेज तेज चल रहा है, ठीक है। हमेशा ट्राई करा करें ऑप्शंस में कि आसान से आसान चीज़ आप कर लें, शॉर्टर से शॉर्टर चीज़ आपको क्लिक कर सके, और कोशिश करा करें कि ऑप्शंस में डायरेक्ट आप कंट्रीब्यूशन से ही काम कर लें, ठीक है। मैंने जैसे देखा भाई, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन सेम रह रही है, कोई चेंज नहीं आया, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, वेरिएबल कॉस्ट में मैंने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ली, मुझे एडिशनल चाहिए डायरेक्ट, तो मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट से मल्टीप्लाई की, डायरेक्ट एडिशनल कंट्रीब्यूशन निकल आई, और उसमें से जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट थी खाली वो माइनस कर दी।
या आपको लंबा करना था कि भाई सेल्स भी सारी एडिशनल लें, जितने सारे वेरिएबल कॉस्ट भी एडिशनल लगे, फिर फिक्स कॉस्ट जो एडिशनल लगी वो माइनस करें, इस तरह एडिशनल प्रॉफिट निकालना था थोड़ा लंबा करके, तो भी आप निकाल सकते थे। और इसको आप थोड़ा सा शॉर्टर वे से भी निकाल सकते थे। क्या आपको शॉर्टर वे समझ आया या नहीं समझ आया? एवरीवन प्लीज बताएं मुझे, वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। इज द शॉर्टर वे क्लियर और नॉट? जल्दी बताएं प्लीज। वाह भाई ग्रेट, पहली बार में ही सबको समझ आ गया। ठीक है ग्रेट। भाई सबको क्लियर है ना 100%? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट? सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कॉल आ गई थी गलती से। सॉरी। अच्छा जी। आई होप, क्या आप लोग सब मुझे क्लियर है मेरी वॉइस एंड द स्क्रीन? सॉरी फॉर द इंटरप्शन, माय फोन वाज कनेक्टेड विद द आईपैड, दैट्स वाई जो है कॉल आ गई थी। ठीक है। अच्छा जी, मुझे सबका रिप्लाई नहीं आया भाई। तहामी, क्या आपको क्लियर है शॉर्टर वे या नहीं क्लियर? वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का। एंड इसके अलावा और किसको क्लियर नहीं है भाई? सबका रिप्लाई नहीं आया। हानिया, व्हाट अबाउट यू? ओके ग्रेट, ठीक है। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन थ्री। ठीक है, ऑप्शन थ्री पर मूव ऑन करते हैं, और ऑप्शन थ्री का भी हम टोटल प्रॉफिट और एडिशनल प्रॉफिट फटाफट से आज की क्लास में निकाल देते हैं। ठीक है। अब तो आ जाएं ज़रा भाई, अब हम लोग अगर मूव ऑन करें नेक्स्ट ऑप्शन पर। ठीक है, ऑप्शन टू का टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, ऑप्शन टू का एडिशनल प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं, अब मैं आपके सामने पार्ट डी रिक्वायरमेंट रखता हूं। ठीक है, पार्ट डी, पार्ट वन, दैट इज कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थ्री। भाई टोटल प्रॉफिट निकालना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थ्री। ठीक है भाई, तो भाई आ जाए जरा ऑप्शन थ्री एक बार रीड कर लेते हैं ना सॉल्व करने से पहले। अच्छा भाई बहुत गौर से सुनना, इट्स एन इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ठीक है, यूजिंग द एग्जिस्टिंग मशीनरी। अब ऑप्शन थ्री में कह रहा है कि आप नई मशीन नहीं खरीदो, एग्जिस्टिंग जो मशीनरी है वो यूज करो। इंट्रोड्यूस एन इवनिंग शिफ्ट, थस प्रोवाइडिंग एन एडिशनल 62,500 लेबर आवर्स। कह रहा है भाई आप एक इवनिंग शिफ्ट भी इंट्रोड्यूस करवाओ, लेबर को इवनिंग शिफ्ट में भी काम करवाओ, जिसकी वजह से आपके पास एक्स्ट्रा एडिशनल, वो भाई 2,50,000 आवर्स तो हैं जिसमें 8,000 यूनिट्स बन रहे हैं, लेबर को इवनिंग एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम कराने से यू विल गेट 62,500 मोर लेबर आवर्स। ठीक है। अच्छा, वेज रेट फॉर दिस शिफ्ट वुड हैव टू इंक्रीज बाय 15% टू टेक इनटू अकाउंट अनसोशल आवर्स टू बी वर्कड। अब देखो इवनिंग शिफ्ट में क्या है, ये अनसोशल आवर्स हैं। ठीक है, इवनिंग में वैसे लेबर को काम नहीं कराया जाता, उनका ऑफ हो जाता है, लेकिन इस तरह अनयूजुअल आवर्स, अनसोशल आवर्स में काम कराने के लिए ये जो आपके 62,500 एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहा है ना लेबर इवनिंग शिफ्ट में, इन आवर्स की जो वेज रेट होगी दैट विल बी 15% मोर, वो 15% एक्स्ट्रा होगी एज कंपेयर टू द नॉर्मल वेज। जो आप ऊपर दे रहे हो ना लेबर को, जितना पर आवर वेज दे रहे हो उससे 15% ज्यादा अब इन आवर्स को दोगे। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं इनको 15% ज्यादा वेज दोगे। ठीक है, पर आवर। ओके। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन थ्री कह रहा है कि भाई लेबर को 62,500 एक्स्ट्रा आवर्स काम कराओ इन द इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, जिसकी वजह से आप पूरे के पूरे 10,000 यूनिट्स खुद बना लोगे। ठीक है, और फिर सेल भी कर सकते हो 10,000 यूनिट्स। अच्छा जी, ऑल्सो द एडिशनल स्टाफ नीडेड वुड हैव टू बी ट्रेंड एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। अच्छा, ये जो आप एडिशनल स्टाफ जो एक्स्ट्रा शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में काम कराओगे लेबर को, उनको आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग का कॉस्ट आएगा 50,000। दिस कॉस्ट टू बी एब्जॉर्ब्ड इन 2009, मतलब ये पास्ट कॉस्ट नहीं है, ये अभी 2009 में ही ट्रेनिंग दोगे तो ये कॉस्ट 2009 में ही लगेगा आपका। ठीक है। ओके, तो बेसिकली ऑप्शन थ्री में कह रहा है कि लेबर को एक्स्ट्रा शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट इंट्रोड्यूस करो, उसमें एक्स्ट्रा काम करवाओ, जिसकी वजह से आपके पास 62,500 लेबर आज एक्स्ट्रा आ जाएंगे, और आप उसमें एक्स्ट्रा 2,000 यूनिट्स बना लोगे, और जो है फिर आप खुद 10,000 यूनिट्स बनाकर सेल कर सकते हो। और ये जो एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहा है ना लेबर इवनिंग शिफ्ट में 62,500 एक्स्ट्रा आवर्स, इनका जो वेज रेट होगा वो नॉर्मल पर आवर वेज रेट से 15% ज्यादा होगा। ठीक है, ओके ग्रेट, नो इश्यूज। अब क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं ऑप्शन थ्री का टोटल प्रॉफिट। ठीक है, निकालना शुरू करते हैं, आ जाएं, लेट्स मूव। यस,
तो भाई सबसे पहले आपको पता है आप सेल्स ले लोगे, ऑप्शन 3 अगर आप चूज करते हो तो यू कैन सेल 10,000 यूनिट्स। और ईच यूनिट, वन यूनिट यू विल सेल फॉर 1100, तो 10,000 इंटू 1100 आपका टोटल सेल्स आ गया इफ यू चूज ऑप्शन 3। ठीक है, दैट इज कितना भाई, 11,11,000,000। उसमें से अब आप लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट में यू विल हैव डायरेक्ट मटेरियल एंड देन यू विल हैव डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, सेम थिंग। अच्छा जी, और उसके बाद आप लोग जो है यू विल हैव वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड यू विल हैव वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स। यही वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है ना, और कोई ऑप्शन 3 की वजह से एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट तो आया नहीं है। अब आपको पता है भाई डायरेक्ट मटेरियल का जो पर यूनिट कॉस्ट है दैट इज 128, ऐसा ही है। अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है 128 पर यूनिट, अब आप 10,000 यूनिट्स खुद बना रहे हो तो डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 10,000 यूनिट्स के हिसाब से लगेगा, ठीक है। दैट विल बी 128,000,000। अब डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, लिसन। अब देखो इसने जो है आर्स की बात कर दी ना, इसने आर्स की बात, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, अब इसने आर्स की बात कर दी ना भाई, तो मतलब अब आप लेबर का कॉस्ट कैलकुलेट करो पर आवर। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला हुआ है, इसने बोला हुआ है ऑप्शन 3 में कि जब लेबर को इवनिंग शिफ्ट में काम कराएंगे वी विल गेट 62,500 एक्स्ट्रा लेबर आवर्स, ऐसा ही है। एंड वेज रेट फॉर दिस शिफ्ट, मतलब वेज जो आप ये शिफ्ट के लिए मतलब पर आवर जो इनको पैसे दे रहे हो, वो जो आप नॉर्मल यूनिट्स 8,000 यूनिट्स बनाने के लिए जो पर आवर पैसे दे रहे हो उससे ज्यादा 15% दे रहे होगे ना, तो अब आपको वेज पर आवर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत ईजी है। आपको पता है ये जो 5,000,000 जो लेबर का कॉस्ट है वो 8,000 यूनिट्स का है, और ये कितने आवर्स का कॉस्ट है, 8,000 यूनिट्स बनाने में 2,50,000 आवर्स लगते हैं ना, ये हियर हियर 2,50,000 आवर्स लगते हैं ना। तो ये जो 5,000,000 लेबर का कॉस्ट है ये 250,000 आवर्स का है। तो इनका पर आवर कॉस्ट निकाल सकते हो नॉर्मल वाला जो 8,000 यूनिट्स बनाने के लिए देते हैं। यस, पर आवर निकाल लो ना, 5,000,000 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 2,50,000 आवर्स। तो इसको आप 2,50,000 आवर्स से डिवाइड कर दो तो आपके पास पर आवर कॉस्ट आ जाएगा। तो नॉर्मल 8,000 यूनिट्स बनाने के लिए आप पर आवर लेबर को कितने देते हो पर आवर, दैट विल बी 5,000,000 डिवाइडेड बाय 250,000। तो भाई आपके पास ये पर आवर आ जाएगा $20 पर आवर। तो भाई जो लेबर जो 8,000 यूनिट्स बना रहा है उनको आप पर आवर जो देते हो वेज दैट इज 20। लेकिन अब ये जो एक्स्ट्रा आवर्स लग रहे हैं ना 2,000 यूनिट्स बनाने के लिए 62,500 आवर्स, इनको आप पर आवर पैसे 15% ज्यादा दोगे। तो आप, सॉरी, आप 20 का क्या निकाल लो, आप 20 का 115%, मतलब 15% से ज्यादा अमाउंट निकाल लो ना। तो वो आप जब कैलकुलेटर में करोगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 115%, यस इंडिया ग्रेट, यू विल गेट $23। यू विल गेट $23 पर आवर। ठीक है, मतलब आप जो एक्स्ट्रा आवर्स जो काम कर रहा है 6500 आवर्स, उनको आप पर आवर जो दोगे यूनिट बनाने की कॉस्ट पर आवर, दैट विल बी 23, ठीक है, पर आवर। तो भाई बहुत ही सिंपल ईजी है लेबर का कॉस्ट निकालना। कैसे निकलेगा भाई, 8,000 यूनिट्स बनाने के लिए 2,50,000 आवर्स लग रहे हैं, जिनको पर आवर 20 देना है तो उनको मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे। और जो 62,500 एक्स्ट्रा आवर्स काम हो रहा है उनको कितना देना है, उनको 23 देना है, तो 62,500 आवर्स को 23 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर दोनों को निकाल के एडअप कर दो, यू विल गेट द टोटल लेबर कॉस्ट जो लग रही है टोटल 10,000 यूनिट्स बनाने की। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेटर में बस करोगे 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, फिर आप लगाओगे प्लस का साइन, फिर 62,500 मल्टीप्लाइड बाय 23। तो आपके पास जो टोटल लेबर कॉस्ट आ रहा है 8,000 एंड 2,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाने का, टोटल 10,000 यूनिट बनाने का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 3 दैट विल बी 64,37,500। तो पहले तो यहां पर मैं एक पॉज ले रहा हूं, क्या आप लोगों को क्लियर है कि ये लेबर कॉस्ट किस तरह निकला है, यस और नो, एवरीवन प्लीज जल्दी से बता दें, इज इट 100% क्रिस्टल क्लियर और नॉट। लेबर का कॉस्ट किस तरह निकला है, इज इट क्लियर और नॉट। वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई। तहामी भाई जल्दी बताओ, सबका आ गया, तहामी आप रह गए हो। ओके भाई, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो भाई वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पर यूनिट कॉस्ट आपको पता है भाई, ऊपर 40 था हमने निकाला था, और वेरिएबल सेल्स ओवरहेड का पर यूनिट कॉस्ट बस 30। तो भाई ये दोनों जो है 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे, चूंकि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्रोडक्ट को बनाते वक्त खर्चा लगता है और आप 10,000 यूनिट्स खुद बना रहे हो। ठीक है, और वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स प्रोडक्ट को सेल करते लगता है, आप सेल भी 10,000 यूनिट्स पूरे कर रहे हो तो ये भी 10,000 यूनिट्स के हिसाब से लग जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी 400,000 एंड दिस विल बी 300,000। ठीक है भाई,
और कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट नहीं आया था, बस ये सारे वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थ्री आपने ले लिए। आप एडअप करोगे यू विल गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट का आंसर, दैट विल बी कितना, आ जाए कैलकुलेट करते हैं। 1280000 प्लस 6437500 plus 400,000 plus 300,000। सो द टोटल आंसर इज 8417500। आपने इसको ऊपर से माइनस करा, यू विल गेट द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यू विल गेट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थ्री। एंड द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आप सेल्स में से ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो ये आपके पास जो है आता है आंसर 2582500। अब इसमें से आप करोगे लेस फिक्स कॉस्ट, तो आपकी ऑप्शन थ्री के हिसाब से देखो फिक्स कॉस्ट पता है कितनी आएगी। आप करोगे यहां पर लेस फिक्स कॉस्ट, आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी यहां पर पता है कितनी, इट विल बी, एक तो वही दो पुरानी फिक्स कॉस्ट जो लगेंगी, ठीक है, दैट इज फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड फिक्स सेल ओवरहेड्स, ये आ गई। और जो है इसके अलावा एक फिक्स कॉस्ट और आ गई ना, ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट है यूनिट्स के हिसाब से तो नहीं लगती है, 2019 में फिक्स 50,000 पे करनी है, तो इट्स ऑल्सो अ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये आप तीनों फिक्स कॉस्ट ले लोगे, ऑप्शन थ्री के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी आ जाएगी 3,20,000, 2,40,000 and 50,000, that is training cost, TC training cost, variable production overhead, sorry not variable, fixed production overheads and fixed sale overheads, ठीक है, फिक्स सेल ओवरहेड्स, ठीक है भाई। एड अप करा, क्या कर दिया भाई, 3,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 50,000, द टोटल आंसर इज 610,000। आपने माइनस करी टोटल फिक्स कॉस्ट, यू गेट टोटल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज कितना भाई, लेट्स चेक ना, 2582500 माइनस 610,000, तो ये आपके पास आ रही है 1972500, ठीक है। तो ये आपने टोटल प्रॉफिट निकाल दिया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थ्री। क्या ये टोटल प्रॉफिट जो मैंने ऑप्शन थ्री के हिसाब से निकाला है, क्या ये आप सबको क्लियर है 100%, यस और नो? हाँ जी, प्लीज बता दें क्या ये आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर, एवरीवन प्लीज, फटाफट वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। 100% क्रिस्टल क्लियर, ओके। अब जो है हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, अब हमने कैलकुलेट करना है डी पार्ट टू, कैलकुलेट एडिशनल प्रॉफिट इफ ऑप्शन, सॉरी, कैलकुलेट एडिशनल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थ्री, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थ्री। अब एडिशनल प्रॉफिट वही आपको जो तरीका सिखाया है, एडिशनल सेल्स ने उसमें से एडिशनल कॉस्ट माइनस कर दें, ठीक है। तो हाउ मच विल बी योर एडिशनल सेल्स, भाई आपको पता है ऑप्शन थ्री की वजह से हम एक्स्ट्रा 2,000 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो उनकी सेल्स आप ले लो 2,000 यूनिट्स की, तो आपकी जो एडिशनल सेल्स है दैट विल बी 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,100, दैट इज 2,200,000। अब एडिशनल खर्चे क्या क्या है, क्या डायरेक्ट मटेरियल कोई एडिशनल आया, यस, 2,000 यूनिट्स का एक्स्ट्रा लग रहा है ना, अगर ऑप्शन थ्री चूज नहीं करता तो 8,000 यूनिट्स बनाता, तो मटेरियल 8,000 यूनिट्स के हिसाब से लगता, लेकिन ऑप्शन थ्री चूज करा है तभी 10,000 यूनिट्स के हिसाब से मटेरियल लग रहा है, 2,000 यूनिट्स का एक्स्ट्रा मटेरियल लग रहा है। तो मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट वाज 128, 2,000 यूनिट्स का कितना होगा जो एक्स्ट्रा मटेरियल का खर्चा है ड्यू टू ऑप्शन थ्री, दैट विल बी 128 इंटू 2,000, 256,000, ठीक है। पहला एडिशनल कॉस्ट माइनस कर दिया। डायरेक्ट लेबर कुछ एडिशनल लगा, यस लगा ना। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं ऑप्शन थ्री चूज नहीं करता तो खाली मुझे ये आ रहा था ना, 250,000 आवर्स का आ रहा था कॉस्ट, 8,000 यूनिट्स का। लेकिन अब मैंने ऑप्शन टू चूज करा, ऑप्शन थ्री चूज करा है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा आवर्स का भी खर्चा आ गया। तो ये वाला जो खर्चा है ना लेबर का, ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा है जो ऑप्शन टू की वजह से आया, तो ये आप ले लें जो एडिशनल खर्चा है। ऑप्शन थ्री की वजह से 62,500 आवर्स एक्स्ट्रा आ गए जिनका खर्चा हमें पे करना का, और पड़ा खर्चा था 23। तो ये मेरा एडिशनल लेबर का खर्चा आ गया, ठीक है, जो कितना था 62,500 मल्टीप्लाइड बाय 23, दैट इज 1437500,
ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी एक्स्ट्रा 2000 यूनिट्स के लगे ना, 8000 के लग रहे थे अगर ऑप्शन थ्री चूज नहीं करता। ऑप्शन थ्री चूज करा तो 2000 यूनिट्स के एक्स्ट्रा लगे। कितना था भाई इनका, 40 था पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2000। और वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स भी एक्स्ट्रा लगा ना, अगर ऑप्शन थ्री चूज नहीं करता तो वो 8000 यूनिट्स के हिसाब से लगता। ऑप्शन थ्री चूज करा तभी वो 10,000 यूनिट्स के हिसाब से लग रहा है, 2000 यूनिट्स का एक्स्ट्रा लग रहा है। 30 इंटू 2000, ठीक है, तो दैट इज 80,000 एंड 60,000। और ये तो सारे वेरिएबल कॉस्ट जो जो एक्स्ट्रा लगे ऑप्शन थ्री की वजह से, एडिशनल कॉस्ट जो है वो आपने ले लिए। फिक्स कॉस्ट कोई एडिशनल आया, यस, ऑप्शन थ्री की वजह से ये 50,000 एडिशनल आपकी फिक्स कॉस्ट आई। अगर ऑप्शन थ्री चूज नहीं करते तो ये फिक्स कॉस्ट नहीं लगती, ठीक है। तो एक फिक्स कॉस्ट एडिशनल थी, दैट वॉज ट्रेनिंग कॉस्ट, वो आपने एडिशनल कॉस्ट ले ली जो एक्स्ट्रा लगी ड्यू टू ऑप्शन थ्री, दैट इज 50,000, वो भी आपने माइनस कर दी। तो भाई आपने एडिशनल सेल्स ली, सारे एडिशनल कॉस्ट माइनस करे, यू गेट एडिशनल प्रॉफिट। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट खाली ऑप्शन थ्री की वजह से हो रहा है ना, ठीक है, वो आपके पास निकल कर आ जाएगा। लेट्स कैलकुलेट कितना आ रहा है भाई। 2200,000 माइनस 256,000 माइनस 1437500 माइनस 80,000 माइनस 60,000 माइनस 50,000। तो ये आपका 406,500 आ रहा है भाई। हाँ जी, कोई मसला है, क्लियर है? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 2200,000 माइनस 256,000 माइनस 1437500 माइनस 80,000 माइनस 60,000 एंड माइनस 50,000। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, गलत मैंने आंसर निकाल दिया है। कितना आ रहा है एडिशनल प्रॉफिट? 316,500। हाँ भाई, जल्दी से बताओ, वेट कर रहा हूँ, सबके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। ये जो ऑप्शन थ्री का एडिशनल प्रॉफिट निकाला है, क्या ये 100% सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी बताओ फटाफट। एनी वन, एनी प्रॉब्लम? अभी पूछो भाई, वेटिंग प्लीज, सब बता दें जल्दी। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है भाई, मजा आ गया। अब बात सुने। अब देखो, सारे ऑप्शंस का आपने एडिशनल प्रॉफिट निकाला, टोटल प्रॉफिट निकाला। वैसे ऑफिशियली जो ये क्वेश्चन था ना पास्ट पेपर का, ये क्वेश्चन था आपकी पार्ट ए की रिक्वायरमेंट थी कि यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल दो। और ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन की जो ऑफिशियल, ये तो अभी रिक्वायरमेंट पार्ट बी सी डी मैंने अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट बनाई ना। जो ऑफिशियल ये पास पेपर का क्वेश्चन है, उसकी जो रिक्वायरमेंट पता है क्या थी? उसमें उसने हमसे टोटल प्रॉफिट नहीं मांगा था किसी भी ऑप्शन का। उसने हर ऑप्शन का हमसे एडिशनल प्रॉफिट मांगा था, ऑप्शन वन का, टू का एंड ऑप्शन थ्री का क्या मांगा था? एडिशनल प्रॉफिट, ठीक है। आपने खाली एडिशनल प्रॉफिट निकालना था, टोटल प्रॉफिट नहीं निकालना था। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा टॉपिक सिखाना था, तभी मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बनाई, आपको तीनों ऑप्शंस का एडिशनल प्रॉफिट भी निकालना सिखाया और टोटल प्रॉफिट भी निकालना सिखाया, ठीक है। अब इन द एंड वो पता है क्या क्वेश्चन पूछता है? एडिशनल प्रॉफिट उसने वन टू थ्री का निकलवा दिया था। फिर एंड में पास्ट पेपर में वो एडवाइस वाला क्वेश्चन दे दिया था, एडवाइस वाला, कि एडवाइस करो कि भाई डायरेक्टर को कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, वन टू और थ्री। तो भाई बच्चे जो है ना, प्रॉफिट देखकर पता है क्या बोलते हैं कि सर ऑप्शन थ्री में एडिशनल प्रॉफिट आ रहा है 316,500। और ऑप्शन ये टू था, यस, ऑप्शन टू का एडिशनल प्रॉफिट आ रहा है 294,000। और ऑप्शन वन में एडिशनल प्रॉफिट आ रहा था 300,000। अब प्रॉफिट को देखकर बच्चे बोलते हैं कि सर सबसे ज्यादा एडिशनल एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है ना, वो हमें ड्यू टू ऑप्शन थ्री हो रहा है। आप देख सकते हो ऑप्शन वन में 300,000, ऑप्शन टू में 294,000, और ऑप्शन थ्री में है, ऑप्शन थ्री में जो एडिशनल प्रॉफिट है वो 316,500 है। तो ऑप्शन थ्री सबसे ज्यादा आपको एडिशनल प्रॉफिट कमा कर दे रहा है। तो बच्चे बोलते हैं सर मैं होता ना, मैं चूज करता कि भाई ऑप्शन थ्री, तो उसने एडवाइस देने का एक मार्क दे दिया आपको, और बोलता चूंकि इसके अंदर जो है ना प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो मैंने आपको बोला एक और मार्क वो आपको दे देता, एक रीजन देने का, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप कोई भी ऑप्शन चूज करो, आपने उसके एडवांटेजेस देने हैं और बाकी ऑप्शंस के आपने क्या देने पड़ेंगे? डिसएडवांटेजेस देने पड़ेंगे। तो जिस ऑप्शन के आपके दिमाग में एडवांटेजेस ज्यादा आ रहे हो, वो ऑप्शन हमेशा चूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, मैं जो है चूज कर लेता, पता है क्या? मैं होता ना, मैं अगर होता मैं ऑप्शन टू चूज कर गया था। मैं बोलता कि भाई आप ऑप्शन थ्री और वन भी चूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी देखो मेरे दिमाग में ज्यादा एडवांटेजेस जो है ना ऑप्शन टू के आ रहे हैं, और बाकियों के डिसएडवांटेजेस ज्यादा बहुत आ रहे हैं मेरे दिमाग में। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह सोचना है। मैं होता, मैं बोलता भाई ही शुड चूज ऑप्शन टू, ठीक है। ऑप्शन टू में क्या है? ऑप्शन टू में एक तो ऑप्शन वन से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन थ्री से आप बोलते कि प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन आप ये तो देखो कि ऑप्शन टू में आपने लेबर को ओवर टाइम नहीं काम करवाना पड़ रहा, ऑप्शन थ्री में लेबर ओवर टाइम काम कर रहा है। जब लेबर ओवर टाइम काम करेगा तो आपको पता है
अनसोशल आवर्स में काम करेगा तो वो डीमोटिवेट हो सकता है। डीमोटिवेट हो सकता है तो क्वालिटी में फर्क आ सकता है प्रोडक्ट की। क्वालिटी खराब हो सकती है प्रोडक्ट की, क्वालिटी खराब होगी तो हमारा कस्टमर लूज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स में फॉल आ सकती है। और आप ऑप्शन वन में देखो, आपको ऑप्शन टू में प्रोडक्ट बाहर से नहीं बनाना पड़ रहा, आपको ऑप्शन वन में आउटसोर्स करना पड़ रहा है। अब आप किसी और मैन्युफैक्चरर से ले लो, उसकी क्वालिटी किस तरह की हो, आपके हाथ में ही नहीं ना क्वालिटी कंट्रोल, आप खुद बना ही नहीं रहे ऑप्शन वन में प्रोडक्ट। तो भाई अगर चीप क्वालिटी प्रोडक्ट दे दिया उसने, या डिलीवरी टाइम में इशू कर दिया, सही टाइम पे डिलीवरी नहीं दी, तो भाई मेरा क्या हो जाएगा, मेरा तो कस्टमर्स को जो मैं बेचूंगा मेरे साथ उनकी तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मेरा कस्टमर लूज हो सकता है, मेरा रिलेशनशिप कस्टमर के साथ खराब हो सकता है। तो ऑप्शन टू मुझे सेफेस्ट लग रहा है, मैं बोलूंगा ऑप्शन टू में भाई हम प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं, ठीक है, हम प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं, क्वालिटी भी हमारे हाथ में है, क्वालिटी चेक भी हमारे हाथ में है, डिलीवरी टाइमिंग्स भी हमारे हाथ में है, ठीक है, लेबर को ओवर टाइम भी नहीं काम करना पड़ा, बिकॉज लेबर को ओवर टाइम नहीं काम करना पड़ा तो क्वालिटी इस फर्क, लेबर डीमोटिवेट भी नहीं होगा, क्वालिटी में भी इशू नहीं आएगा, ठीक है, कस्टमर भी लूज नहीं होगा। और क्या बोलता मैं बोलता हाँ, लेकिन देखो ऑप्शन टू के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेजेस? कि ऑप्शन टू में भाई प्रॉफिट कम हो रहा है, ऑप्शन थ्री से प्रॉफिट, ऑप्शन थ्री से प्रॉफिट कम हो रहा है, और आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। देखो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है ना, वो तो वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट्स के साथ कवर हो जाती है ना, लेकिन फिक्स कॉस्ट से क्या होता है, फिक्स कॉस्ट तो हर यूनिट पे स्प्रेड होती है ना, तो आपका कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बढ़ना इज नॉट गुड। तो सबसे ज्यादा फिक्स कॉस्ट आप देख सकते हो किस में बढ़ रही है, ऑप्शन टू में बढ़ रही है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह का सीन होता है, ठीक है। इस तरह आप जो है थ्योरी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह आपने सोचना होगा, ठीक है। अब ऑप्शन वन के भाई एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, कि ऑप्शन वन में एडवांटेजेस क्या होंगे कि भाई आप जो है 10,000 यूनिट सेल कर पा रहे हो, जो आपने सोचा था, आपकी फुल कैपेसिटी पे आप काम कर रहे होगे, ठीक है। और ऑप्शन थ्री के भी एडवांटेजेस यही हो सकते हैं कि आप भाई सारे यूनिट्स जो हैं 10,000 यूनिट्स आप सेल कर रहे हो और प्रॉफिट इसमें ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन वन का डिसएडवांटेज हो सकता है कि सबसे कम प्रॉफिट इसमें हो रहा है, ठीक है। यस, ऑप्शन थ्री में कस्टमर विल गेट प्रोडक्ट ऑन टाइम, हमारे ही हाथ में होगी, क्वालिटी चेक भी हमारे हाथ में ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम गुड्स खुद बना रहे हैं। तो इस तरह आपने सोचना होता है, ठीक है, जो ऑप्शन आप चूज कर रहे होते हैं उसके आपने एडवांटेजेस देने होते हैं, और जो ऑप्शन आप चूज नहीं करते उसके आपने डिसएडवांटेजेस देने होते हैं, और आपने एडवाइस वगैरह देनी होती है, ठीक है। तो इस तरह आपको अभी थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे। तो यार देखो, इस क्वेश्चन के थ्रू ना मैंने आपको ये पूरा टॉपिक समझाया है कि इसमें क्या आता है, किस तरह आपने करना है सॉल्विंग। इंशाल्लाह इसके जो रीसेंट पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं 2022, 21, 2020 के, वो सब अभी मैं आपको इन द कमिंग क्लासेस सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमने ऑप्शंस के 3 to 4 क्वेश्चंस अभी साथ हमने पास पेपर के सॉल्व करने हैं, ठीक है। वो सिंधिया कितने एडवांटेजेस कितने डिसएडवांटेजेस, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। अभी हम जब पास पेपर क्वेश्चंस पर जाएंगे उसमें आएंगे एडवाइस वाले क्वेश्चंस, तो उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने कितने एडवांटेजेस देने पड़ेंगे, कितने एडवांटेजेस देने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स अवॉर्डेड टू दैट पार्ट, ठीक है। उस पार्ट के जितने मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपने डिसाइड करना होता है, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है भाई। इंशाल्लाह आई होप आज की क्लास में आपको सारी चीज़ें 100% क्रिस्टल क्लियर होंगी। आज यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सब ख्याल रखें अपना, थैंक यू।